सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, आज दो किस्से आपके साथ शेयर करूंगी। दोनों किस्सों का ताल्लुक माफ़ कर देने और एक दूसरे के ऐप पर पर्दा डालने से मुतालिक है। पहला किस्सा कुछ यूँ है कि एक दफ़ा दो बहुत गहरे दोस्त सहरान में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में बातें करते करते दोनों में बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के मुँह पर थप्पड़ दे मारा। अब थप्पड़ खाने वाला दोस्त ज़ाहिरी बात है दुखी हो गया, लेकिन कुछ बोले बगैर उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे और गहरे दोस्त ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। अच्छा, चलते चलते दोनों दोस्तों को एक झील नजर आई। दोनों ने नहाने का इरादा किया, लेकिन जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था वो झील के बीच दलदल वाले हिस्से में फंस गया। लेकिन जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था उसने उसे बचा लिया। तब बचने और थप्पड़ खाने वाले दोस्त ने पत्थर पे लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे और गहरे दोस्त ने मेरी जिंदगी बचा ली। जिस दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा था और बाद में उसकी जान बचाई, उस दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें दुख दिया तुमने रेत पर लिखा और जब जान बचाई तो तुमने पत्थर पे लिखा, ऐसा क्यों? उस पर दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि जब कोई आपको दुखी करे या तकलीफ दे तो हमेशा उसकी वो बात रेत पर लिखो ताकि दरगुजर की हवा उसे मिटा दे, लेकिन जब भी कोई आपके साथ भलाई करे तो हमेशा उसकी अच्छाई को भलाई को पत्थर पर तहरीर करो ताकि कोई भी उसे मिटा ना सके। अच्छा नाज़रीन, अब दूसरे किस्से की तरफ चलते हैं। एक बादशाह था जो कि बहुत इंसाफ पसंद था, आवाम के दुख सुख को समझने वाला था, लेकिन जिस्मानी तौर पे उसमें कुछ खामियां थी कि वो उस एक आंख से वो देख नहीं सकता था और लंगड़ा कर चलता था। एक दिन बादशाह ने अपने मुल्क के माहिर मुसव्वरों को अपनी तस्वीर बनवाने के लिए बुलाया। बादशाह ने मुसव्वरों पर ही शर्त आयद की कि तस्वीर में उसकी आंख और टांग की माजूरी को ना दिखाया जाए। अब ये देखा जाए तो बहुत बड़ा इम्तिहान था। बादशाह के उस मुतालबे पर सारे के सारे मुसव्वरों ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुसव्वरों का ये ख्याल था कि बादशाह की 2 आंखों वाली तस्वीर बनाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बादशाह एक आंख से नहीं देख सकता था, तो वो कैसे उसे 2 टांगों पे खड़ा होता दिखा सकते हैं। अच्छा, जबकि वो एक टांग से लंगड़ाता भी था। अब जब सब मुसव्वरों के हाथ खड़े करने के बाद एक मुसव्विर वहाँ पर ऐसा था जिसने कह दिया कि जी बादशाह सलामत, मैं बनाऊंगा आपकी तस्वीर। अच्छा, जब तस्वीर तैयार हुई तो अपनी खूबसूरती में कह लें कि एक मिसाल थी, शाहकार थी। क्यों? क्योंकि तस्वीर में बादशाह शिकारी बंदूक थामे निशाना बांधे दिखाया गया। निशाना बांधते हुए बादशाह की आंख को बंद दिखाया गया और उसकी जो लंगड़ी टांग है वो वाली एक घुटने को ज़मीन पर टेक लगाए दिखाया गया। और इस तरह कहने कि बड़ी खूबसूरती के साथ बादशाह के ऐबों से पाक तस्वीर तैयार हो गई। अब हम भी नाजरीन इसी तरह दूसरों की जो बेऐब तस्वीर है वो चाहें तो बना सकते हैं, चाहे हमें दूसरों के ऐब कितने ही वाज़ेह नज़र ना आ रहे हों। हमें चाहिए कि हम जब लोगों का जिक्र दूसरों के सामने करते हैं तो उस दौरान उनकी जो ऐब हैं उन पर पर्दा रखें। आखिर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसका दामन ऐबों से पाक होगा। कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई खामी होती है, ऐब होता है। अब इन दोनों किस्सों से हमें सबक क्या मिलता है कि हम दूसरों की गलतियों को दरगुजर करें, माफ़ करें, लेकिन वो सियासत, अगर मैं सियासत की बात करूँ, सियासत ही क्या जिसमें मुखालिफिन के राजों से पर्दा ना उठाया जाए। यहाँ तो एक दूसरे को बेनकाब करने का सिलसिला जो है, अगर मेरे को बड़े धूम धड़क्के के साथ जारी है तो गलत नहीं होगा। अच्छा, बड़ी मुकाबलाबाजी है कि कौन बाजी ले गया, कौन जीत गया इसमें। अच्छा, कभी अदालती जंग देख लें, कभी सियासी जंग देख लें, हर तरह से अपने मुखालिफिन को शिकस्त से 2-4 करने के लिए कोशिश जारी है। अब अगर बात करें मरियम नवाज़ के पासपोर्ट की वापसी से मुतालिक दरख्वास्त की, तो मरियम नवाज़ ने वो दरख्वास्त वापस ले ली है। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज़ ने अगर पासपोर्ट की दरख्वास्त वापस लेनी थी तो फिर उन्होंने दरख्वास्त दायर करके अदलिया का और अपना वक्त ज़ाया क्यों किया? या फिर ये दरख्वास्त इस वजह से वापस ली गई कि शायद इस केस में मरियम को नाकामी का मुँह देखना पड़ सकता है, और या फिर मरियम के सऊदी अरब उम्रा जाने पर उनके जो मुखालिफिन उनकी जानिब से जो बातें होने लगी थीं कि शायद मरियम राह फ़रार इख्तियार करेंगी, सऊदी अरब से लंदन चली जाएंगी, इसलिए मरियम ने इस तासुर को कहने के ज़ाइल करने के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त को वापस ले लिया। अच्छा, वज़ीर आला की हलफ बर्दारी से मुतालिक एक जो दरख्वास्त है वो हमज़ा शहबाज ने भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई थी। उस दरख्वास्त पर अदालत ने अपना जो महफूज फ़ैसला है हमज़ा शहबाज के हक़ में सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को कल रात 12 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से खुद या नुमाइंदे के ज़रिए हलफ लेने का हुक्म दिया है। अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि 25 रोज़ से पंजाब का सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। पाकिस्तान के आइन के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। अदालत ने कहा है कि गवर्नर पंजाब पाबंद हैं कि वो कानून के मुताबिक हलफ लें। अदालत का हुक्म फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को भेजा जाए। अब यकीनी तौर पर हमज़ा शहबाज अदालत से रिलीफ हासिल करने के बाद यकीनी तौर पर वो खुश होने के साथ पहले से ज़्यादा पुरएतमाद भी नज़र आ रहे हैं।
और यही वजह है कि वो पूरे एतमाद अंदाज में सदर और गवर्नर पंजाब को इस मामले पर होश के नाखून लेने का मशवरा भी दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने हमजा शहबाज को, वो कह रहे हैं कि जी सदर साहब और गवर्नर को होश के नाखून लेने होंगे। आइन सबसे बड़ा है, अना छोटी है। गवर्नर पंजाब और सदर तारीख को दागदार ना करें। मेरे हलफ ना लेने का जिम्मेदार एक ही शख्स है जिसने आइन को तोड़ा। वो तरगीब दे रहा है कि इदारों पर चढ़ दौड़ो। इमरान न्याजी मुजरिम है। अब मेरे हिसाब से हमजा शहबाज ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जी आइन बड़ा है और अना छोटी है। लेकिन ये भी तारीख की तल्ख हकीकत कह लें कि माजी में नून लीग की जानिब से भी आइन को पामाल किया गया। क्या नहीं किया गया? बिल्कुल किया गया। नून लीग ने अपनी अना को तरजीह दी। क्या नहीं दी? बिल्कुल दी। आज नून लीग अदालती फैसलों पर खुश है। क्यों? क्योंकि फैसले उनके हक में आ रहे हैं। लेकिन माजी में इसी नून लीग ने फैसला खिलाफ आने पर क्या अदलिया पर हमला नहीं किया था? बिल्कुल किया था। नवाज शरीफ ने नाअहल होने के बाद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नहीं की थी? बिल्कुल की थी। आज हमजा शहबाज इदारों के एहतराम की बात करते हैं। चलें, क्या कहूँ, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल ये कि क्या अदालतों का ये एहतराम तब तक रहेगा जब तक सब कुछ नून लीग के हक में जाता रहेगा, या फिर कोई चीज़ नून लीग के मिजाज के खिलाफ भी जाएगी? तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में भी नून लीग के इदारों का एहतराम करना नहीं भूलेगी। अगर एहतराम करना नहीं भूलेगी तो फिर मेरे ख्याल से मैं भी कह सकती हूँ, आप भी कह सकते हैं, हम सब कह सकते हैं कि नून लीग ने माजी की गलतियों से अच्छा सबक सीख लिया। अच्छा, हमजा शहबाज जो दूसरों को होश के नाखून लेने का मशवरा दे रहे हैं, काश तमाम सियासी जमातें मिलकर होश के नाखून ले लेती और आपस के मसलों को मिलकर ही हल कर लेती, तो आज जो सियासी मामलात हैं अदालत में ना जाते और तसादुम की कैफियत भी ना जन्म लेती। लेकिन हुआ क्या, लग क्या रहा है कि जी रहबरों की जो अन्ना की जंजीरें हैं तसादुम की हवा को रोकने नहीं दे रही हैं। आज इमरान खान ने अपने बयान में क्या कहा कि जी मेरी इस्लामाबाद की कॉल पर कम से कम 20 लाख अफराद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने इमरान खान को, कह रहे हैं कि जी नून लीग NRO 2 चाहती है। पाकिस्तान के लिए आज फैसला कुन दिन है। मुल्क पर साजिश के तहत हुकूमत मुसल्लत की गई। आज़ाद खारिजा पॉलिसी की बात की तो हमारे खिलाफ साजिश की गई। अब अमेरिका हमें चेरी ब्लॉसम के ज़रिए से कंट्रोल करेगा। अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। अब इमरान खान को देखकर लग ऐसा रहा है कि वो किसी सूरत हार मानने को तैयार नहीं है। वो फिर से पहले की तरह कंटेनर पर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने बरमला इस बात का इजहार किया बरमला कि जी अगर वो इस्लामाबाद की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो उनकी कॉल पर कम से कम क्या बता रहे थे, 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो अलग बात है कि किसी को शायद वो लोग कम नज़र आ रहे हो, ऐसी भी तस्वीर शेयर हो जाती हैं जहाँ पे 20 लाख को 20,000 दिखा दिया जाता है। बहरहाल ये अलग बहस है। लेकिन अगर वो पहुँच जाते हैं वाकई 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद, तो फिर मुखालिफिन के लिए ख़तरे की घंटी तो बज सकती है। अब गौरतलब बात यह है कि इमरान खान हज़ारों की नहीं लाखों अफराद की मार्च में शिरकत की बात कर रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि इमरान खान ने अभी हाल ही में जो पेशावर में, लाहौर में, कराची में भरपूर अंदाज में अवामी ताकत का मुजाहरा किया। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि जी तहरीक इंसाफ के पास एक चीज़ तो है जो है स्ट्रीट पावर। अच्छा, इमरान खान ने शहबाज शरीफ के केस से मुतालिक भी बात की। क्या कहा कि जी शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए का केस FIA में चल रहा है और अब ये इदारों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएंगे। और वैसे भी आज की खबर के मुताबिक स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मुस्लिम लीग नून के जो सदर शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी ज़मानतों में 14 मई तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी की है। और इमरान खान शायद ये समझ रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही जो एहतसाब के इदारे हैं उनको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। और ऐसा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रही है कि जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने नैब समेत एहतसाब के जो दीगर इदारे हैं उनको मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मरियम को, वो तहरीक इंसाफ पर क्या करेंगी जी, तनकीद के तीर बरसा रही हैं कि जी साबिका हुकूमत ने नैब FIA को इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इतनी इंतकामी कार्रवाई के बावजूद 4 साल बाद भी एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इमरान खान अब दोबारा इसलिए कंटेनर पर चढ़ गए हैं क्योंकि इमरान खान को शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी है उससे डर लग रहा है। वैसे कि मरियम औरंगज़ेब के इस बयान को सियासी बयान कहा जाए तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो नून लीग की कारकर्दगी चाहे दूसरे शोबों में बेहतर रही हो, लेकिन जब नून लीग इक़्तिदार तहरीक इंसाफ के हवाले करके गई तो उस वक्त इमरान खान के बकौल ख़जाना खाली था, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाने के करीब था। तो ऐसे में मुआशी एतबार से कोई मुनासिब परफॉर्मेंस या कारकर्दगी नून लीग की जानिब से नहीं दिखाई गई जिसको देखकर नून लीग के मुखालिफिन पर लर्जा तारी होना शुरू हो जाए। हाँ, हम अब नून लीग से ये उम्मीद बांध सकते हैं ज़रूर कि जी वो अब अपनी जो माजी की गलतियाँ हैं उससे सीखते हुए मईशत को दुरुस्त जो समत है उस पर गामजन करने में अपना किरदार अदा करेगी।
अब जहाँ तक ताल्लुक़ है मरियम औरंगज़ेब के इस इल्ज़ाम का कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब और जो दीगर इदारे हैं उनको मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, तो अब ऐसी शिकायत इमरान खान भी कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नून लीग का एजेंट भी कहा, क्योंकि इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। और ख़बर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो बगैर किसी दबाव के अपना काम जो है वो आईनी हदूद के अंदर रहते हुए करता रहेगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि जी इलेक्शन कमीशन का इशारा तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उन्हीं की तरफ होगा। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी नून लीग पीपल्स पार्टी तीनों जमातों के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग के जो केसेस हैं वो एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी भी इलेक्शन कमीशन से कुछ गुजारिश कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने फवाद चौधरी को, क्या कह रहे हैं जी? बिलावल के वज़ीर ख़ारजा बनने पर पीपल्स पार्टी की सूली सियासत का नोहा पढ़ रहे थे वो। और फवाद ये भी कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई है, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि इन सब को एक इंतखाबी निशान दे दिया जाए, और अगर इन इंतखाबी निशान लोटा दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, फवाद मौजूदा हुकूमत को आरज़ी मांगे तांगे की हुकूमत करार दे रहे हैं जो कोई भी मुस्तकिल फ़ैसले कर नहीं सकती है। अच्छा, जबकि मरियम नवाज़ कुछ फरमा रही हैं, ज़रा सुनिएगा। जी तो सुना आपने, मरियम नवाज़ को कह रही हैं कि जी जब कारकर्दगी का खाना खाली हो तो साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। इमरान खान पहले 22 साल वर्ल्ड कप लेकर फिरता रहा और अब अगले 22 साल साजिशी खत लेकर फिरता रहेगा। तुम जिस कंटेनर से उतरे थे नवाज शरीफ ने 3.5 साल बाद तुम्हें दोबारा उसी कंटेनर पर वापस चढ़ा दिया। अच्छा, मरियम ने साजिशी खत को झूठ का पलंदा करार दिया है। मरियम का हक है कि वो जो भी कहें, लेकिन सब जानते हैं कि कतरी खत और कैलिब्री फॉन्ट क्या चीज़ थी। खैर, इमरान खान का तो यही कहना है आज भी कि ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन वो हर बात पर जी हुजूरी नहीं करेंगे। लेकिन बिलावल जरदारी साहब मुत्तहिदा हुकूमत में शामिल दीगर जमातों के साथ मिलकर आगे चलना चाहते हैं। ज़रा सुनिएगा, देखिएगा। सुना आपने बिलावल को। अब मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि एक दूसरे पर जो अदम एतमाद का खेल है वो खेलने के बजाय मुल्क की बेहतरी के लिए खेला जाए, दूसरों के ऐबों पर पर्दा डाला जाए, एक दूसरे को माफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो कहा है कि जी हमारी हुकूमत के खिलाफ पहले साजिश हुई, फिर मुदाखलत हुई, पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि जब मैं आवाम को कॉल दूं तो मेरी कॉल पर कम से कम 20 लाख इस्लामाबाद पहुंचे। सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। माहिर कानून एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हिलाली साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। हिलाली साहब, PDM ने सारी जो तहरीक है वो इस बात पर चलाई थी कि जी इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, ये तो अवाम के साथ बड़ा जुल्म हो गया, IMF के सामने घुटने टेक दिए और फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। मगर अब जब सारी जमातें खामोश हैं, ना किसी को महंगाई की फ़िक्र है, ना IMF से मुआहदों की फ़िक्र है और ना ही नए इंतखाबात की कोई जल्दी है, मौलाना साहब भी खामोश है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में सब लोगों को फ़िक्र है, बहुत फ़िक्र है। बात सिर्फ ये है कि बहुत थोड़ा सा वक्त गुज़रा है, तो आप मेरे ख़्याल में ज़रूरत से ज़्यादा चाहती हैं कि रिएक्शन हो। मेरे ख़्याल में बहुत बड़े, अब देखिए IMF की बात करें, IMF में तो इनको एक रिवॉर्ड मिला है। जैसे अमेरिकन ने कहा था कि अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो हम वी विल फॉरगिव यू, आपको हम माफ़ कर देंगे। तो जब ये मुफ्ता इस्माइल उधर गया है तो उसको $2 बिलियन ज़्यादा मिले हैं, 6 से 8 बिलियन का IMF का लोन प्रोग्राम हो गया है। उन्होंने कहा है कि सब्सिडी को आप निकालें मगर हम आपको ज़्यादा पैसे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आराम से सब्सिडी जो दे रहे थे इमरान खान वो इतना मुश्किल नहीं होगा देने के लिए। तो पैसे बढ़ाएं पेट्रोल का। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये बताता है कि IMF जो है एक लीनियंट एटीट्यूड ले रहा है, जेनरस एटीट्यूड ले रहा है। तो जो उन्होंने वादा किया था अमेरिकनों ने, उन्होंने कहा था कि इनको निकाल दो और आप देखेंगे वी विल फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ कर देंगे।
ठीक है। अच्छा चौधरी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अदम पेशी के बायस ये जो फ़र्द जुर्म है वो आयद नहीं हो सकी है क्योंकि वो काबीना की मीटिंग में मसरूफ़ थे और अब 14 मई की तारीख रखी गई है। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी मसरूफियात की वजह से अदालत पेश ही नहीं होंगे और फ़र्द जुर्म कभी आयद ही नहीं की जा सकेगी? कानून क्या कहता है इस हवाले से? मैं आपको अर्ज करूं कि कानून तो इस मामले में बड़ा क्लियर है। कानून तो जो आर्टिकल 25 का कहता है ना कि सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज हलाली साहब भी मौजूद हैं, आपका प्रोग्राम है, इसकी वसातत से मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँ कि इस आर्टिकल 25 को निकाल दें कॉन्स्टिट्यूशन से। उसकी वजह यह है कि ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा मजाक बना हुआ है। एक ही चीज़ हर रोज़ हम देख रहे हैं, जो आम आदमी के लिए है वो खवास के लिए नहीं, जो खवास हैं वो शरीक गिरोह अवाम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं, यानी जो एक प्रिविलेज क्लास है उनके लिए सारे का सारा निज़ाम जो है वो बिल्कुल अलहदा है। अब देखें, मैं आपको एक कर्ज करूं कि आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है और डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की एक स्कीम को कि दो बड़े इदारे जो इलेक्ट नहीं होके आते बल्कि उनके सर पर कंधों पर जिम्मेदारी होती है मुल्क के निज़ाम के अंदर तवाज़ुन कायम रखने की, उनमें एक पार्लियामेंट है जो कि इलेक्ट होके आती है और दूसरा इदारा जो है वो अदलिया है जो इलेक्ट होके नहीं आती। तो उनके अपने अपने दायरा कार मखसूस कर दिए गए हैं और आर्टिकल 69 ये कहता है कि किसी भी मामले में अदालत जो है वो पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। अब उसका सवाल ये पैदा होता है कि जी अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई मसला पैदा हो जाए तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह अदालतों के फैसले जो है, अगर अदालतों के फैसलों पर किसी को एतराज़ हो तो वो भी अदालतें ही तय करती हैं, और अगर किसी जज के रवैये के बारे में एतराज़ हो तो उसके लिए भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी तरह ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के तहत आपकी जो पार्लियामेंट है, अगर वहाँ कोई कानून और आइन पे अमल दरामद नहीं कर रहा तो उसका इलाज भी उनके पास है, पार्लियामेंटेरियन के पास है। वो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, वो उसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट करे, जो कार्रवाई भी करनी है वो करे। लेकिन अब सिलसिला ये चल निकला है कि पार्लियामेंट के मामलात में अदालतें मुदाखलत कर रही हैं, सीधी सीधी कर रही हैं। और फिर आप यानी ये जो आपने अभी फरमाया कि जी फर्द जुर्म तो जब लगनी थी उस दिन वो हलफ उठा रहे थे, यानी और फर्द जुर्म लगने तक उन्होंने जो कुछ किया है वो सारे का सारा ये अमल था इस सारे अरसे में। का आप देख लें कि इस तरह नहीं होता, यानी आप पाबंद हैं कानून के तहत कि जब 7 दिन के अंदर आपको वो दे दी जाती है, नकलें दी जाती हैं, उसके बाद एक तरीक़ेकार है, फिर फर्द जुर्म लगती है। वो फर्द जुर्म साल से नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि वो शहबाज शरीफ साहब है, वो हमजा शहबाज है, वो कोई आम आदमी नहीं है। आम आदमी जो है उसके लिए तो बिल्कुल चीजें मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून नाम की चीज जो है ये सिर्फ कहने को है, इसमें अमल दरामद कहीं नजर नहीं आता, बस सिर्फ हम गुफ्तगू करते रहते हैं और आर्टिकल 25 को भी हर रोज कहते रहते हैं कि जी वो आइन का हिस्सा है, आइन में सब बराबर है। अच्छा लाली साहब, पहले नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हुआ, फिर इसहाक डार को जारी कर दिया। क्या अगर वाकई कानून की बात की जाए तो इन लोगों पर केसेस हैं, अदालतों ने इसहाक डार की जायदादें जब्त की हुई हैं, तो इनके पासपोर्ट के हवाले से भी अदालत से इजाज़त लेनी चाहिए थी। मगर हो क्या रहा है, लग ऐसा रहा है कि जी जैसे सारे मामलात सीधे होते जा रहे हैं, किसी को कोई एतराज़ ही नहीं है। आपको क्या लगता है? बीबी, मैं तो ये कहते रहता हूँ, ये एक आम स्टेट नहीं है, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इस मुल्क में क्राइम पेज, देखिए ना, दूसरे मुल्कों में अगर आपने जाके चोरी करे तो आप पकड़े जाते हैं और आप जेल जाते हैं। इधर आप चोरी जब करते हैं तो आप पैसे भी रखते हैं और जो आता है आपको पकड़ने के लिए उसको थप्पड़ मारते हैं। ये दीज आर द साइंस कि ये स्टेट नहीं रहा अभी। सीधी सादी बात है। आप मुझे बताएं किस दुनिया में किधर आपने सुना है कि एक कैबिनेट जिसमें 34 लोग हों और 24 जो हों वो बेल पे हो या क्रिमिनल्स हो या कॉन्विक्ट्स हो या वुड बी कॉन्विक्ट्स हो, शर्म करके मर जाना चाहिए। मगर इधर बेशर्म हो गए हैं। ये मैं आपको फिर कहता हूँ, ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज है। तो ऐसे इधर ऐसा सवाल इस मुल्क में नहीं पूछना चाहिए। वैसे तो
ये साहब जो कहे हैं, आप कभी यकीन कर सकते हैं कि एक आदमी FIA का चीफ है और उसके खिलाफ FIA ने क्राइम फाइल किया है और वो जाके FIA के चीफ को वो जो डायरेक्टर है जो क्राइम परस्यू कर रहा है, जो केस चला रहा है आपके खिलाफ, उसको तो आप जाके निकाल देते हैं इसलिए कि आप FIA के सरबराह हैं और पूरा कोर्ट और पूरी अदालतें कुछ नहीं करती हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल एंटरप्राइज, नॉट अ स्टेट। ठीक है जी, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। जी, ज़फ़र हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए गवर्नर पंजाब को हिदायत जारी की है कि जी गवर्नर पंजाब कल तक वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए इक़दाम करें। तहरीक इंसाफ का ये मानना है आरिफ साहब कि अदालत सदर और गवर्नर को हुक्म जारी नहीं कर सकती, ये आइनी और पार्लिमानी मामला है। आपकी क्या राय है? मेरी बिल्कुल यही राय है, इसमें कोई शक नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक ये इसका दायरा इख्तियार नहीं है चीफ जस्टिस साहब का। चीफ जस्टिस साहब अगर ये सारा कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए सिवाय एहतराम के और मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वरना ये मामला कहीं भी दुनिया में नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट के मामलात में, और पार्लियामेंट क्या, आप बराह रास्त गवर्नर को हुक्म दे रहे हैं जो कि आप नहीं दे सकते। इसी तरह प्रेसिडेंट को आप हुक्म दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते। और ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल इसलिए है कि अब हम खुदा न खास्ता वो लफ्ज़ जो अभी मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं जो हलाली साहब ने कहा, इसको अब लफ्ज़ फेल्ड स्टेट हमें कहते हुए तकलीफ होती है और हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोशिश ये यहाँ सब लोगों की है कि जनाब हमारी हद तक सारे मामलात हमारी मर्जी के हो जाएं, चाहे आइन कानून हर तरफ हर चीज एक तरफ रखी जाए। अब आप देखें कि वही लोग जो कल तक आइन और कानून की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, आज उनको पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नजर नहीं आ रही और उन्हें गवर्नर के इख्तियारात, प्रेसिडेंट के इख्तियारात नजर नहीं आ रहे कि ये आईनी ओहदे हैं। और अदालतें जो है, इनके बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि अदालतों को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। अब देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो सुबह शाम हम देखते हैं, मतलब किसी को इस बात से तकलीफ नहीं होती कि जी आप अगर अदालतें सब लोगों को तेजी से इस तरह इंसाफ दे, रात को वो आ जाएं, कोर्ट करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब ये एक ही तरफ रुख नजर आता है तो तकलीफ तो लोगों को होती है फिर। और क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि कोई ना कोई एहतजाज, नहीं तो कम से कम कहीं ना कहीं गुफ्तगू तो वो करेंगे कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ के घर नैब पहुंचता है और कोर्ट, हाई कोर्ट खुल जाती है और उसके बाद उन्हें हुक्म दिया जाता है कि ना पकड़े। इसके बाद ये सारे मामलात अब आज तक हम कहने की पोजीशन में नहीं है कि वो क्या होने वाला था, जिसके लिए कोर्ट जो है रात के 12 बजे आ जाती है। कोर्ट पे हमें यानी हमें मोहब्बत है, हमें एहतराम है, लेकिन हमारी तो हालत ये है कि रोज इतने केसेस, लोग लहूलुहां हैं, लोग परेशान हैं। मुझे तो बल्कि कल किसी ने ये कहा कि ये जो आने वाले दिनों में इनका प्रोग्राम है कि जनाब ये सब जेल डिक्लेयर कर दी जाएगी, उनका नवाज शरीफ का घर और बाकी जो भी मुल्ज़िम हैं उनका। तो उसने कहा कि जनाब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा लोग क्लाइंट मौजूद हैं जो कहते हैं कि जनाब हमारी सजाएं बढ़ा दो, मगर हमारे घर जो हैं इनको सब जेल डिक्लेयर कर दो ताकि हम अपनी सजाएं जो है अपने घर के अंदर भुगते। और अगर ये नहीं कर सकते तो ये थोड़ा सा तकल्लुफ आपको करने की जरूरत है। आपके पास पार्लियामेंट भी आपकी मर्जी की है, सब कुछ मर्जी का है, तो इसको आर्टिकल 25 को निकाल दो कॉन्स्टिट्यूशन में से, ताकि ये मजाक तो ना हो कि सारे के सब लोग बराबर है। और फिर आर्टिकल कोई भी उसे आप मुअत्तल नहीं कर सकते। अगर मुअत्तल नहीं कर सकते तो फिर आर्टिकल 25 का तकाजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स जिसके खिलाफ फर्द जुर्म लगनी चाहिए उसे फर्द जुर्म लगवानी चाहिए, और वहाँ इस बुनियाद पर फर्द जुर्म नहीं पोस्टपोन होनी चाहिए कि वो जनाब वो तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बैठा है या कल को चीफ मिनिस्टर के तौर पर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर तो देखे पाकिस्तान की स्टेट को आपने चलाना है और आप हर शख्स ये कहता है कि जी हमें बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की, हम तो जी पाकिस्तान के लिए आए हैं। और कल मेरे साथ प्रोग्राम में एक शख्स ने कानून का जो हामी है कहता है जी इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें बुलाया रेस्क्यू के लिए,
वो मैंने कहा भाई बात सुनो, हम तो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि क्लियरली आप ये कहेंगे कि इस सारे टोले को पाकिस्तान ने मुश्किलात से निजात के लिए बुलाया गया। जो मुश्किलात का बायस है उन्हें बुलाया गया है निजात, और बुलाने वाली कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। मैंने कहा आप ये कह सकते हैं, हम ठीक है। चौधरी साहब के तो दोबारा आती है, मैं हलाली साहब की तरफ आना चाहूंगी। ठीक है हलाली साहब, आपने आरिफ चौधरी साहब को भी सुना होगा। हलाली साहब, ये बड़ा कंफ्यूजन क्यों पैदा हो जाता है कि जिस तरह अब ये मामला है तो जी तहरीक इंसाफ कहती है जी अदालत सदर और गवर्नर को हुक्म जारी नहीं कर सकती है, ये आईनी मामला है, पार्लिमानी मामला है। तो यहाँ पे तो बड़ा क्लियर होना चाहिए सबको कि कौन सा मामला अदालती मामला है, कौन सा आईनी या पार्लिमानी मामला है। इस पर एक बहस छिड़ जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि उसको ओहदा क्यों नहीं देता है। गवर्नर जो होता है उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना। आप समझते हैं कि वो जो हुआ था पंजाब असेंबली में, वो एक इलेक्शन था, वो तो गुंडागर्दी थी जी। वो तो हर किस्म की वोट बाइंग, आपने देखा क्या हरकतें वो कर रहे थे। मैं अगर गवर्नर होता, आप समझते हैं मैं कहता कि वो असेंबली, एक गवर्नर गैलरी में खड़ा हुआ है, एक लोटा स्पीकर, और उधर से ये इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है। माने बाहर टूरिस्ट गैलरी से बैठ के इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है, नो कॉन्फिडेंस वोट कर रहा है, और लोटों को जिनका हक नहीं है वोट करने के लिए, उनसे वोट ले रहा है और गिनती कर रहा है और पूरा कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। माने आई हैव नेवर, ये हमने सुना ही नहीं है, ये बेमिसाल है। 26 दिन से कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है पंजाब में, मगर वो चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आई एम सॉरी, ये आप पूछ रही हैं हमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जिसका कोई जवाब है ही नहीं। ये स्टेट नहीं है। अच्छा, बनाना रिपब्लिक, क्रिमिनल एंटरप्राइज, खत्म है ये तो। हम तो हंसते हैं। अच्छा हलाली साहब, जब ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब की हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई तो जी FIA ने दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की, तो अब इसकी आपको क्या समझ आ रही है? यानी क्या अब किसी को भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग केस से दिलचस्पी नहीं रही? देखिए, एक ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ट्रायल वायल और कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ एविडेंस पढ़ के जज को सेंटेंस सुना देना चाहिए। इसलिए किसी ने कुछ चीज़ डिनाया ही नहीं किया। उस केस को हियरिंग ही नहीं शुरू हो रहा है, और वो खुद कह रहा है, माने वो खुद FIA का चीफ बन गया है ना। अब तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गया है और चीफ मिनिस्टर हो गया है, जो भी है प्राइम मिनिस्टर हो गया है। FIA उसके तहत आता है, वो अपने आप को ट्राई कर रहा है। हैव यू एवर हर्ड सच ए थिंग? देखिए, ये एक इंसल्ट है पाकिस्तान के लिए, ये आप और मेरे लिए ये एक बड़ा इंसल्ट है। इनके लिए इंसल्ट नहीं है, ये तो समझते हैं कैसे करते हैं चीज़ें। तो माफ़ करिए, मेरे ख्याल में ये 139 में से 130 थे, इससे पहले वो 139 अब पहुंच गए होंगे। इसमें कोई लॉ नहीं है, कोई ऑर्डर, कुछ नहीं है इस मुल्क में। It's might is right। ठीक है आरिफ साहब, इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो तहरीक इंसाफ को इतराज़ है कि जी वो सिर्फ PTI के फॉरेन फंडिंग केस पे तवज्जो दे रही है, जो बाकी सियासी जमातें उनके फॉरेन फंडिंग पर कोई क्यों समाअत नहीं हो रही है। तो तहरीक इंसाफ का ये जो मुतालिबा है क्या दुरुस्त है? मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो फॉरेन फंडिंग है ना, इससे ज्यादा मिसकंसेप्शन वाली चीज और मिसलीडिंग कोई चीज हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि आप बुनियादी तौर पर ये देख लें कि आज तक जब से ये पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में वजूद में आई हैं, फॉरेन फंडिंग प्रॉपर्ली डिफाइन हो ही नहीं सकी। अब फॉरेन फंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को खरीदने के लिए और पैसे लगाता है अपने मफादात के लिए, जो कि पाकिस्तान के मफादात से टकराव के ज़िम्मन में आते हैं, और ऐसी फंडिंग जो है वो ममनुआ फंडिंग है, और इसी फंडिंग की बुनियाद पर वो पैसे जब्त भी हो सकते हैं, वो पार्टी इलेक्शन से भी आउट हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर भी हैसियत खत्म हो सकती है। अब जिसे ये फंडिंग कह रहे हैं ममनुआ फंडिंग, ये तो वो पैसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर सारी जमातें जो है वो इकट्ठा करती हैं, बल्कि ये पहली जमात है PTI जिसने प्रॉपरली फंडिंग इकट्ठी करनी शुरू की लोगों से। बाकी जमातें तो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लोगों से पैसे पता नहीं कहाँ से इकट्ठे पैसे आ जाते हैं और वो चलती रहती है, उनके तो हिसाबात होते नहीं है।
लेकिन इस सब कुछ के बावजूद ट्रांसपेरेंट करने के लिए जरूरी है कि चूंकि पहली दफा ये मामला आ रहा है कोर्ट के इलेक्शन कमीशन के सामने, तो तीनों सियासी जमातों को, बड़ी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में भी रही हैं, जिन्होंने इतना अरसा हो गया उन्हें काम करते हुए पॉलिटिक्स में भी, तो उनके तीनों के हिसाबात इकट्ठे किए जाए और पता चल जाए, लोगों को भी पता चल जाए कि कौन पाकिस्तान के दुश्मनों से वसूल कर रहा है और कौन पैसे जो है वो पाकिस्तान के हामियों से वसूल कर रहा है। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का मुतालबा बड़ा जायज़ है। और फिर दूसरी बात यह है कि क्यों डटाई के साथ बैठा है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखे, अगर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी कहती, एतराज करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मिलकर, यानी एक तरफ वो अपोजिशन होती है और दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट होती, तो उसने वो बने थे। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी उस पर एतराज करती है तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बदल जाता है। कॉन्सेप्ट ये था कि जज पे कोई अगर एतराज करे तो जज जो है वो अपने आप को रिक्यूज कर देता है, वो कहता है कि जी मैं ये केस नहीं सुनूंगा। यहाँ तो मामला यह है कि भले आप जो मर्जी करते रहे, वो जिनके मुफाद में है वो पार्टी बन के, आप देखें ना, पॉलिटिकल पार्टी का रोल उनका बन गया है चीफ इलेक्शन कमीशन का। हर मामले में पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं, जहाँ अपोजिशन खड़ी होती है वहीं वो खड़े होते हैं, और गवर्नमेंट की कोई बात उन्होंने कभी मानी ही नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंट, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने हैं और सिस्टम को दुरुस्त करना है, तो सारे जो एतराज़ात हैं एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है हिलाली साहब, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। ये तो आदमी को रिज़ाइन कर देना चाहिए फ़ौरन। इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सारे स्कैंडल्स आने वाले हैं। इसने 77 लोगों को अपॉइंट किया है। कौन है वो, किस बेसिस पे अपॉइंट किया है? क्या इसलिए अपॉइंट किया है कि जब इलेक्शन आएंगे उनको इस्तेमाल किया जाएगा? ये आदमी जो EVMs और फॉरेन वोट खुद कहता है मैं नहीं लूँगा, नहीं लेना चाहता है, ये है कौन भाई? इसको वाकई अगर ये जेंटलमैन होता तो कहता है कि मैं नहीं खड़ा होना चाहता इलेक्शन, फेयर इलेक्शन और पार्टीज़ के बीच में। मैं थैंक यू वेरी मच, मुझे एक और नौकरी दे दें, मैं जा रहा हूँ। आखिर ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, इलेक्शन भी नहीं कराऊँगा? इट्स सैड, सिकनिंग एक्चुअली। अब सैड इनको रिजाइन दे देना चाहिए आपके मुताबिक फौरन। एब्सोल्यूट। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।